कहानी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा था जिसे आमतौर पर नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। ऐसी रोशनी आसमान में आमतौर पर नॉर्थ पोल के आसपास दिखाई देती है, लेकिन उस रात पता नहीं कैसे ये नजारा न्यूयॉर्क शहर से दिख रहा था। लेकिन फ्रैंक ने इस चीज पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसके पास एक बड़ा सा रेडियो है जिसका इस्तेमाल वो ऐसे ही अनजान लोगों से बातचीत करने के लिए करता है। पर उस रात जब उसने रेडियो को ऑन किया तो उसकी बात अपने खुद के बेटे से हुई, जिसने बताया कि अब वो 36 साल का हो चुका है। यानी न जाने कैसे पर उसके रेडियो ने आज से 30 साल बाद फ्यूचर का सिग्नल पकड़ लिया था। उसके बेटे ने कहा कि पापा खुद को बचाओ, आज आप मरने वाले हो। ये सुनते ही फ्रैंक सुन्न पड़ गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये समझने के लिए हमें फ्रैंक को थोड़ा जानना पड़ेगा। वो एक फायर फाइटर है जिसकी बहादुरी के किस्से पूरे शहर में मशहूर हैं। अभी 2 घंटे पहले ही पेट्रोल से भरे एक टैंकर का एक्सीडेंट हो गया था। पूरे पेट्रोल के साथ वो टैंकर एक गटर के ऊपर जाकर उलट गया। नीचे इस वक्त 2 इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे थे। पेट्रोल नीचे टपकने लगा और बस एक छोटी सी चिंगारी से सब कुछ उड़ सकता है। तभी फायर फाइटर्स की एक टीम वहां पहुंची। उनके साथ ही फ्रैंक भी वहां आया। फ्रैंक ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों इलेक्ट्रिशियंस को बचा लिया, धमाका होने से सिर्फ कुछ देर पहले। फ्रैंक की बहादुरी के किस्से सुनकर कई औरतें उस पर फिदा थी। लेकिन फ्रैंक इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता है, अपनी पत्नी जूलिया और बेटे जॉन से। जूलिया हॉस्पिटल में नर्स है जो अपने पेशेंट्स का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती है मानो वो उसके परिवार का हिस्सा हो। तभी कहानी वापस वहीं पहुंची जहां से शुरुआत हुई थी। जिस रात आसमान रोशनी से भरा हुआ था और जॉन ने रेडियो चलाया, उसके ठीक 30 साल बाद आसमान में दोबारा से बिल्कुल वैसी ही रोशनी छा गई। अब जॉन का बेटा 36 साल का एक पुलिस डिटेक्टिव बन चुका है। वो मुजरिमों को पकड़ने में तो एक्सपर्ट था, लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ा उलझा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो अभी तक अपने बीते दुखों से बाहर ही नहीं आ पाया। दरअसल 30 साल पहले उसी रात को उसके पिता की मौत हो गई थी। जॉन तब सिर्फ 6 साल का था। फ्रैंक शहर के गोदाम में लगी आग को बुझाने गया था, लेकिन वापस सिर्फ उसका जला हुआ शरीर आया। उस दिन जॉन ने अपने पिता के साथ साथ सब कुछ खो दिया। 36 साल बाद आज तक उसे इस चीज का गम था। उसके घर में आज भी उसके पिता की यादें भरी हुई थी। पुरानी तस्वीरें, बेसबॉल ट्रॉफीज और वही टेबल जहां पर फ्रैंक बैठा रेडियो चलाता था। जब जॉन अपनी माँ जूलिया से मिलकर घर वापस आया तो देखा कि उसका बचपन का दोस्त गॉर्डो अपने बेटे के साथ वहां आया था। खेलते खेलते गॉर्डो के बेटे को फ्रैंक का पुराना रेडियो मिल गया। उसे देखकर जॉन के दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई। कुछ देर बाद गॉर्डो और उसका बेटा चले गए। रेडियो अभी भी चालू था और जॉन टीवी देखने लगा। तभी उसे रेडियो से किसी की आवाज सुनाई दी, CQ-15 CQ-15 कम इन, कोई सुन रहा है? जॉन माइक के पास गया और कहने लगा, हेलो, मैं न्यूयॉर्क शहर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम जॉन है, आप कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई कि मुझे तो लगा था इस रेडियो से चाइना या जापान तक बात हो सकती है, लेकिन तू तो मेरे ही शहर से निकला। वैसे जॉन, अगर तू न्यूयॉर्क से है तो बेसबॉल मैच है कल बहुत तगड़ा, वो तो देखेगा ना? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहा है? ये सुनकर जॉन हैरान रह गया, क्योंकि जिस मैच की आदमी बात कर रहा है वो आज से 30 साल पहले हुआ था। उसने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं अब 30 साल पुराना मैच क्यों देखूंगा? कुछ पलों के लिए रेडियो बिल्कुल शांत हो गया। फिर जॉन ने कुछ अजीब सा सुना। वो आदमी अपने बेटे को कह रहा था, लिटिल चीफ। ये सुनते ही जॉन का दिल रुक गया। ये वही नाम है जिससे उसके पिता उसे बचपन में पुकारा करते थे। जॉन ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दूसरी तरफ से जवाब आया, फ्रैंक सुलिवन। ये सुनते ही जॉन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा कि ये जरूर गॉर्डो का कोई मजाक है। उसने कहा कि गॉर्डो, ये बहुत ही बेकार जोक है, कल तुझे देख लूंगा मैं। लेकिन आवाज ने कहा, गॉर्डो मतलब मेरे पड़ोसी का लड़का? तुम्हें क्या मेरी आवाज बच्चे जैसी लग रही है? मैं सच में फ्रैंक सुलिवन बोल रहा हूँ, और तू मेरे पड़ोसी को भी जानता है, तो तू बता तू कौन है? लेकिन जॉन ने कहा कि बकवास बंद करो, फ्रैंक सुलिवन मेरे पिता का नाम है। वो 30 साल पहले मर चुके हैं। मैं उनका बेटा जॉन सुलिवन बोल रहा हूँ, उनके घर से, क्वींस, न्यूयॉर्क से। ये सुनकर दूसरी तरफ वाला आदमी बिल्कुल चुप हो गया। उसका चेहरा सामने आया और ये देखकर जॉन के होश उड़ गए। वो सच में फ्रैंक था, उसके पिता जो 30 साल पहले मर चुके हैं। ये सब जो हो रहा था किसी करिश्मे से कम नहीं। उस दिन दोनों, फ्रैंक और जॉन ने एक ही समय में आसमान में वो चमक देखी थी। उसका रेडियो मानो जादू से 30 साल पहले कनेक्ट हो गया था। फ्रैंक और जॉन दोनों को ही ये यकीन करना बहुत मुश्किल लगा। घबराहट में फ्रैंक ने गलती से अपनी सिगरेट टेबल पर गिरा दी। सिगरेट एक जलने वाली चीज पर गिर गई और लकड़ी में आग लग गई। लेकिन फ्रैंक ने ये देखा और तुरंत आग बुझा दी। इसी दौरान 30 साल बाद जॉन उसी टेबल पर बैठा था, उसी रेडियो के साथ। अचानक उसके टेबल पर वही जलने का निशान उभर आया। ये देखकर जॉन हैरान रह गया। अब उसे समझ में आया कि वो सच में अपने पिता से बात कर रहा है। उसने कहा कि आपने टेबल जला दी ना, मैं देख सकता हूँ।
ये सुनते ही फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे कोई उसके पास ही खड़ा उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो रेडियो में चिल्लाया, सुनो तुम कौन हो, मेरे परिवार से दूर रहो वरना हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे। इस पर जॉन ने कहा कि उसके लिए आपको जिंदा भी रहना पड़ेगा पापा, आप मरने वाले हो। जॉन ने बताया कि कल सुबह एक गोदाम में आग लगने वाली है, आप उसे बुझाने जाओगे और वहां मर जाओगे। फ्रैंक ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, लेकिन जॉन ने अपने पिता की बात को काटते हुए कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आग बुझाने जाओगे तो खिड़की वाले एग्जिट से मत निकलना, दूसरे वाले एग्जिट से निकलना, समझे, दूसरी तरफ से। फ्रैंक ने रेडियो बंद कर दिया। उसे अभी भी लग रहा था कि कोई बकवास कर रहा है उसके साथ। अगली सुबह जब फ्रैंक स्टेशन पर गया तो उसे खबर मिली कि गोदाम में सच में आग लग गई है। अब उसे रेडियो वाले आदमी की बात पर थोड़ा भरोसा हुआ। फ्रैंक और उसकी टीम साइट पर पहुंच गई। आग बहुत ज्यादा तेज थी। एक औरत दौड़ती हुई आई और रोते हुए कहा कि मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है। फ्रैंक कुछ पल के लिए रुका, थोड़ा डरा हुआ कि शायद ये वही दिन है जब वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपना फर्ज नहीं भूला। वो जैसे तैसे अंदर घुसा और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा। उसे लड़की बेहोश हालत में मिली। उसने उसे कंधे पर उठाया और खिड़की के पास ले गया। टीम सीढ़ी से वहां पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैकेनिज्म फेल हो गया। तब फ्रैंक को जॉन की बात याद आई। वो तुरंत दूसरी साइड से भागा और वेंटिलेटर के रास्ते से निकल गया। अब 30 साल बाद वाले समय में जॉन एक बार में गॉर्डो और पुलिस ऑफिसर सैच के साथ बैठ गया। सैच फ्रैंक का पुराना दोस्त है। आज फ्रैंक की मौत को 30 साल बीत गए तो तीनों उसके बारे में बात कर रहे थे। जॉन अभी तक कल रात की रेडियो वाली घटना को सपना समझ रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में नई यादें बनने लगी, ऐसी यादें जिनके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। अपने पिता के साथ बिताए ऐसे पल जो उसने कभी जिए ही नहीं। अचानक ऐसी यादें उसके दिमाग में आने लगी मानो वो अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा हो, साथ में खेल रहा हो, मानो फ्रैंक कभी मरा ही नहीं। अचानक जॉन के हाथ से ग्लास गिर गया। वो बोला कि मेरे पिता आग में नहीं मरे थे 30 साल पहले। ये सुनकर गॉर्डो और सैच हैरान हो गए। गॉर्डो ने कहा कि हाँ हम जानते हैं, तुम्हारे पिता कैंसर से मरे थे 10 साल पहले। जॉन हैरान हो गया और फिर मुस्कुराया। उसे समझ में आया कि उसने सच में अपने पिता से बात की थी और फ्रैंक ने उसकी बात मान ली, इसीलिए वो आग से बच गया। अब उसके जहन में एक नई याद उभर आई। फ्रैंक एक चेन स्मोकर था। एक सिगरेट बुझती नहीं थी कि तभी दूसरी जला लेता। उसकी इसी आदत ने उसे आगे चलकर कैंसर दिया। बीते समय में फ्रैंक जलती हुई बिल्डिंग से लड़की को बचाकर निकला। उसे पता चला कि उसी कमरे में एक बड़ा धमाका हुआ है जहाँ वो पहले खड़ा था। अगर वो वहां होता तो आज मारा जाता। इस बात से फ्रैंक को यकीन हो गया कि रेडियो पर बात करने वाला सच में उसका बेटा है 30 साल बाद वाला। फ्रैंक घर गया और रेडियो से दोबारा जॉन से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। उधर जॉन भी खुशी से भर गया था। रात को घर लौटकर उसने देखा कि सभी फोटोज बदल गई थी। अखबार की वो कटिंग जिसमें पहले फ्रैंक की मौत की खबर थी, अब उसमें लिखा था कि फायर फाइटर ने लड़की को बचाया। टेबल पर लिखा हुआ था कि मैं जिंदा हूँ चीफ। ये देखकर जॉन की आंखों में आंसू आ गए। दोनों फिर से रेडियो पर मिल गए और देर तक बात की। जॉन ने अपने पिता को भविष्य के बारे में बताया। उस साल बेसबॉल का विनर कौन होगा, कब उसने अपनी पसंद की गाड़ी खरीदी, सब कुछ। फिर उसने आखिर में बताया कि पापा अब चेन स्मोकिंग की वजह से कैंसर से मर जाएंगे, प्लीज सिगरेट छोड़ दो ना। ये सुनकर फ्रैंक इमोशनल हो गया। बीते कल में फ्रैंक अपनी पत्नी जूलिया से मिलने हॉस्पिटल गया। जूलिया एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही थी। फ्रैंक को देखकर उसने अपने जूनियर को पेशेंट संभालने के लिए कहा और फिर उसके पास आई। फ्रैंक खुशी से भरा हुआ था, जैसे उसे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। जब वो बात कर रहे थे, जूलिया ने देखा कि उसका जूनियर गलत दवाई देने जा रहा है। उसने दौड़कर उसे रोका और पेशेंट की जान बच गई। फ्रैंक ने उसे अपना प्यार जताया और घर लौट गया। इधर बड़ा जॉन सो रहा था जब उसे एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में उनके परिवार का कोई सदस्य मर गया था और अब उनका अंतिम संस्कार चल रहा था। छोटा जॉन एक कोने में बैठा डरा हुआ रो रहा था। तभी उसे अपनी माँ का लॉकेट दिखा। ये देखते ही जॉन अचानक से उठ गया, पसीने से भीगा हुआ। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो ये सपना भूला नहीं। हर चेहरा, हर पल उसके दिमाग में वैसा का वैसा रहा, मानो ये सपना नहीं उसकी कोई याद हो। घबराकर जॉन ने अपनी माँ को फोन किया, पर एक अजीब औरत ने फोन उठाया। उसने फिर से कॉल किया, पर दोबारा से वही हुआ। जॉन ने सोचा कि शायद कोई नेटवर्क में दिक्कत होगी। इसके बाद वो तैयार हुआ अपनी गर्लफ्रेंड समैंथा से मिलने के लिए। अब जब उसके पिता ठीक हैं, उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था, तो वो माफी मांगना चाहता था उससे। पर जैसे ही उसने समैंथा को देखा, उसने उसे पहचाना ही नहीं, मानो वो कभी मिले ही ना हो। ये देखकर जॉन सुन्न पड़ गया। फिर उसने सोचा कि समैंथा शायद सिर्फ गुस्से में ऐसा कर रही है। इसके बाद वो अपने काम पर पुलिस स्टेशन वापस चला गया, लेकिन वहाँ भी उसे चीजें बड़ी अजीब लगी। जॉन का चीफ सैच, जो कि पहले उसे दोस्त जैसा समझता था, उसका रवैया अचानक बदल गया। अब वो जॉन के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। सैच ने जॉन को एक केस फाइल थमा दी
वो दोनों ही कुछ दिनों से एक केस पर काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर दबी हुई लाश मिली, उसकी सिर्फ हड्डियां ही बची थी। सैच ने बताया कि ये लाश मैरी फिनले नाम की एक नर्स की है, जो नाइटिंगेल नाम के एक सीरियल किलर का पहला शिकार थी। ये एक ऐसा सीरियल किलर था जो आज से 30 साल पहले चुन चुन कर सिर्फ नर्सेस को मारता था और जिसकी अभी तक पुलिस पहचान नहीं कर पाई। सैच ने बड़ी हैरानी से कहा कि कितने अफसोस की बात है, 30 साल पहले 10 लोग मारे गए थे और आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। जॉन ये बात सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसके मुताबिक नाइटिंगेल नाम के उस सीरियल किलर ने 30 साल पहले सिर्फ 3 नर्सेस को मारा था और फिर अचानक से वो गायब हो गया। लेकिन जब जॉन ने नाइटिंगेल की मर्डर फाइल दोबारा से देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ जूलिया का नाम विक्टिम लिस्ट में था। ये सुनकर जॉन का दिमाग पूरी तरह घूम गया। वो दौड़कर घर गया और देखा कि फैमिली फोटोज से जूलिया गायब हो गई थी। तब उसे एक बेहद खौफनाक बात समझ आई। जो बदलाव उसने बीते हुए कल में अपने पिता को बचाने के लिए किए थे, उन्होंने आज की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। जॉन ने तुरंत रेडियो की मदद से बीते हुए कल में दोबारा अपने पिता से बात की और बताया कि कैसे उसके समय में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। उसने बताया कि सीरियल किलर नाइटिंगेल मेरी माँ यानी आपकी बीवी को मार देगा। ये सुनकर फ्रैंक पूरी तरह चौंक गया। उसने जॉन से कहा, क्या बोल रहे हो, कब होगा ये सब, जल्दी बताओ। जॉन ने बताया कि 22 अक्टूबर की रात को, आपके समय से लगभग 1 हफ्ता बाद। उसने अपने पिता से पूछा कि कल आपने हॉस्पिटल में कोई ऐसी चीज तो नहीं की जो कि शायद वैसे ना होती। फ्रैंक ने थोड़ा सोचा और कहा कि कल मौत से बचने के बाद मैं खुश होकर तुम्हारी माँ से मिलने हॉस्पिटल गया था। ये सुनते ही जॉन समझ गया कि हॉस्पिटल में कुछ खास हुआ होगा जिसकी वजह से फ्यूचर में उसकी माँ की मौत हो गई। इस पर फ्रैंक ने कहा कि जॉन, फिक्र मत करो, अगर तुम्हें पक्का पता है कि नाइटिंगेल ही जूलिया को मारेगा, वो भी 22 अक्टूबर की रात को, तो मैं किसी भी हाल में ये होने नहीं दूंगा। नाइटिंगेल तो दूर, उसकी परछाई भी मेरी बीवी तक पहुंच नहीं पाएगी। इस पर जॉन ने कहा कि पापा, इससे माँ तो बच जाएगी, लेकिन सोचो नाइटिंगेल ने माँ से पहले 2 और औरतों को मारा था और माँ के बाद 4 और मासूम औरतों को मारेगा, और ये सब कुछ हमारी छेड़खानी की वजह से हुआ। क्या हम ऐसे ही उन्हें मरने देंगे? हम उसे यूं ही मासूम लोगों को नहीं मारने दे सकते। वो ये जानते थे कि आगे नाइटिंगेल किस औरत को मारने वाला है, लेकिन फ्रैंक को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसने जॉन से पूछा कि मैं पुलिस में जाके बता दूं कि नाइटिंगेल उस औरत को मारने वाला है उस दिन, लेकिन वो मेरी बात कहाँ मानेंगे, हंसेंगे मुझ पर। इस पर जॉन ने कहा कि पापा, पुलिस नहीं, ये आपका काम है। आपको उस औरत का पीछा करना होगा और देखना होगा कि नाइटिंगेल कौन है। जब हम उसे पहचान लेंगे तब शायद पुलिस उसे पकड़ सकती है। फ्रैंक राजी हो गया। उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उस बार में गया जिसका जॉन ने जिक्र किया था, वही जगह जहां अगला मर्डर होने वाला है। इस बार टारगेट कैरी नाम की एक नर्स है जो उस शाम को वहां आने वाली है। जॉन ने पुलिस फाइल में पढ़कर फ्रैंक को बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि कैरी बार से 7:30 बजे निकलेगी और 8 बजे उसकी लाश बार के पीछे मिलेगी। मतलब हमला 7:30 से 8 के बीच में होगा। जॉन ने फ्रैंक को सख्ती से कहा कि जैसे ही कैरी बार से निकलेगी, उसके पीछे चलने वाले किसी भी शख्स पर नजर रखो और फिर तुरंत पुलिस को बुला लेना। फ्रैंक पहले से बार में बैठा था जब कैरी अपनी दोस्तों के साथ वहां आई। वो औरतें उसे देखकर पहचान गई। वो वही बहादुर फायर फाइटर है जिसने हाल ही में उस लड़की को बचाया था। वो तीनों इंप्रेस हुई और घंटों तक उससे बातचीत करने लगी। इस बीच फ्रैंक को पता ही नहीं चला कि किलर नाइटिंगेल खामोशी से बार में बैठा उसे ही देख रहा था। नाइटिंगेल दरअसल वही आदमी था जो हॉस्पिटल में जूलिया का पेशेंट था। अब सब कुछ साफ हो गया। अगर जॉन ने टाइम पर दखल ना दी होती तो फ्रैंक आग में मर गया होता और चीजें बिल्कुल वैसे ही हुई होती जैसी होनी चाहिए थी। जूलिया का ध्यान अचानक से न्यूज पर चला जाता और वो सब कुछ छोड़कर अपने पति के पास भागती और उसका जूनियर गलत दवाई देकर नाइटिंगेल को उस दिन मार देता। उसका किस्सा यहीं खत्म हो जाता, लेकिन अब वो आदमी बच गया। फ्रैंक जिंदा रहा। जूलिया हॉस्पिटल छोड़कर नहीं गई। फ्रैंक उसी वक्त उससे मिलने चला गया। इससे पहले कि वो डॉक्टर गलती करता, जूलिया ने उसे रोक दिया। यहीं से सारी मुसीबत शुरू हुई। नाइटिंगेल जिंदा बच गया और नर्सेस को मारना जारी रखा, लेकिन आज फ्रैंक ने अनजाने में नाइटिंगेल का प्लान खराब कर दिया। उसने कैरी को मारने नहीं दिया, इसलिए फ्यूचर में कैरी की केस फाइल पुलिस रिकॉर्ड से गायब हो गई। जॉन इस बात से बेहद खुश हुआ, लेकिन अभी तक नाइटिंगेल का पता नहीं चल पाया था। जॉन ने फ्रैंक को बताया कि अगला टारगेट सिसी क्लार्क नाम की एक नर्स है जो अपना काम करने के बाद नाइट क्लब में वेटरेस का काम भी करती है। नाइटिंगेल उस रात उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। रात 2 बजे से 5 बजे के बीच में मर्डर होगा। फ्रैंक इस बारे में अब जान चुका था और जल्द ही वो बार में पहुंचा। सिसी वहीं थी और फ्रैंक अब 2 बजे तक इंतजार करता रहा। आखिर में जब बार बंद होने का टाइम हुआ तो सिसी ऊपर कपड़े बदलने गई। फ्रैंक भी बाथरूम में गया और उस पर नजर रखी। तभी अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। वो नाइटिंगेल
नाइटिंगेल ही था। फ्रैंक ने लड़ने की कोशिश की पर नाइटिंगेल ने उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने फ्रैंक का पर्स चुरा लिया, उसमें से ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और भाग गया। जब फ्रैंक होश में आया तो वो तुरंत ऊपर दौड़कर सिसी को ढूंढने गया, पर तब तक नाइटिंगेल उसे मार चुका था। डर के मारे फ्रैंक घर आया और जॉन को बताया कि वो सिसी को बचाने में नाकाम रहा और नाइटिंगेल ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी चुरा लिया है। उनकी हालत और खराब हो गई। अब भी वो लोग ये जानते नहीं थे कि आखिर नाइटिंगेल है कौन, लेकिन अब नाइटिंगेल फ्रैंक के बारे में सब कुछ जानता है और अब वो जूलिया और छोटे जॉन तक भी पहुंच सकता है। फ्रैंक डर गया लेकिन जॉन ने उसे हौसला दिया। कुछ देर सोचने के बाद जॉन ने अचानक कहा, अब अगर नाइटिंगेल ने आपके वॉलेट को छुआ है तो उसके फिंगरप्रिंट उस पर आ गए होंगे। अब ध्यान से सुनो, अपने पर्स को किसी खास जगह पर छुपा दो, ऐसी जगह जहां आने वाले 30 साल तक कोई उसे हाथ ना लगा सके। फ्रैंक ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपने पर्स को एक पैकेट में बंद कर दिया और संभाल कर घर की खिड़की के पास एक पुराने लकड़ी के डब्बे में छुपा दिया। फिर 30 साल बाद बड़े जॉन ने वही डब्बा खोला और पर्स बिल्कुल सही सलामत वहीं पड़ा था। जॉन ने खुशी से रेडियो पर फ्रैंक को बताया कि पापा अब चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ कि आखिर नाइटिंगेल कौन है। जॉन तुरंत वॉलेट लेकर पुलिस स्टेशन गया और फिंगरप्रिंट्स की जांच करवाई, लेकिन उसका रिजल्ट देखकर सबके होश उड़ गए। नाइटिंगेल कोई आम आदमी नहीं है, वो एक रिटायर्ड पुलिस वाला है जिसका नाम है जैक शेपर्ड। जॉन ने जैक को ढूंढ लिया जो अभी भी जिंदा है और एक इज्जत भरी जिंदगी जी रहा है। अपने सारे पुराने कच्चे चिट्ठे छुपाकर जॉन ने उससे बात की और नाइटिंगेल के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। फिर वो घर गया और रेडियो के जरिए फ्रैंक से बात की। उसने फ्रैंक को बताया कि नाइटिंगेल का असली नाम जैक शेपर्ड है और वो एक पुलिस वाला था। जॉन ने सलाह दी कि पापा आप एक पब्लिक फोन से FBI को कॉल करो और उन्हें बताओ कि जैक वही सीरियल किलर है जिसके हाथ से सारी नर्सेज मारी गई हैं और हर एक खून के बाद वो उनके पास से कोई ना कोई चीज रखता है, जैसे कोई लॉकेट या फिर कोई गहना। जॉन को उम्मीद है कि जब FBI जैक के घर पर रेड करेगी तो उन्हें सारे सबूत मिल जाएंगे और जैक हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। फ्रैंक कुछ कर पाता उससे पहले ही पुलिस चीफ सैच उसके घर पहुंच गया। जब फ्रैंक सिसी को बचाने गया था तब कुछ पड़ोसियों ने उसे वहां देख लिया था और सबसे बुरा तो ये हुआ कि जैक ने फ्रैंक का ड्राइविंग लाइसेंस सिसी की लाश के पास रख दिया और सैच को पूरा यकीन हो गया कि फ्रैंक ही सिसी का कातिल है, यानी असली नाइटिंगेल। सैच ने फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया और जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गया। उनकी थोड़ी जोर आजमाइश में फ्रैंक का रेडियो जमीन पर गिरा और टूट गया। उसी वक्त प्रेजेंट में भी रेडियो बंद हो गया। अब जॉन और फ्रैंक दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से टूट चुका था। सैच ने फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया और सख्त पूछताछ शुरू कर दी। फ्रैंक ने उसे सच बताने की कोशिश की कि वो अपने फ्यूचर वाले बेटे से रेडियो पर बात कर रहा है और उसके बेटे ने ही उसे बताया है कि असली कातिल जैक शेपर्ड है, वही नाइटिंगेल जो एक एक करके नर्सेस को मार रहा है। लेकिन सैच को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि फ्रैंक बचने के लिए बकवास कर रहा है। फ्रैंक ने उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसने बेसबॉल मैचेस के रिजल्ट तक बता दिए जो जॉन ने उसे फ्यूचर से बताए थे, लेकिन सैच ने उससे चिढ़कर सुनना ही बंद कर दिया। तभी जूलिया पुलिस स्टेशन पहुंच गई फ्रैंक से मिलने, पर सैच ने उसे मिलने नहीं दिया बल्कि एक कैफे ले गया और बोला कि उसका पति एक सीरियल किलर है। उसी दौरान फ्रैंक जेल में बंद है और तभी शेपर्ड वहां पहुंच गया। वो भी पुलिस वाला था तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जैक कस्टडी एरिया में बिना रुके पहुंच गया और सीधा फ्रैंक पर बंदूक तान दी। वो उसे वहीं उसी वक्त मारने वाला था, लेकिन तभी एक दूसरा ऑफिसर रूम में आ गया। जैक ने अपने इरादे छुपा लिए और बिल्कुल सीधा आदमी बन गया। वो उस ऑफिसर से बातचीत करते हुए उसके साथ ही बाहर निकल गया। फ्रैंक घबरा गया, उसे पता है कि जैक वापस आएगा। तभी उसकी नजर एक इलेक्ट्रिक वायर पर पड़ी। उसने उस वायर को अपनी जेल के लोहे के दरवाजे से जोड़ दिया और जैक का इंतजार करने लगा। कैफे में सैच जूलिया से बात कर रहा था कि तुम्हारा पति कातिल है। जूलिया ये सुनकर पूरी तरह टूट गई, पर तभी सैच का ध्यान टीवी पर चल रहे बेसबॉल मैच पर गया और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा फ्रैंक ने बताया था। ये देखकर सैच हैरान रह गया। उसे समझ आया कि पता नहीं कैसे लेकिन फ्रैंक सच बोल रहा है। उसी वक्त जैक वापस से फ्रैंक के सेल में घुस गया उसे मारने के लिए। जैसे ही उसने लोहे का दरवाजा छुआ उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। फ्रैंक ने उसकी जेब की तलाशी ली और उसके लाइसेंस पे लिखा हुआ एड्रेस मिल गया। उसने पुलिस स्टेशन का फायर अलार्म चालू कर दिया, जिसके बाद पूरा एरिया पानी से भर गया और उस अफरा तफरी में वो वहां से भाग गया। अब फ्रैंक तय कर चुका था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा और असली कातिल जैक को बेनकाब भी। वो जैक के घर गया जहां उसने ऐसी चीजें ढूंढनी शुरू की जो जैक को बाकी हत्याओं से जोड़ सके। जो वो ढूंढ रहा था उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन तभी जैक भी अपने घर आ गया।
फ्रैंक मौका देखकर वहां से भागा, जैक भी उसके पीछे भागने लगा। वो मौका देखकर फ्रैंक पर गोलियां चला रहा था। भागते भागते वो दोनों पोर्ट के पास आ गए। फ्रैंक अचानक से गायब हो गया और जैक उसे ढूंढने लगा। तभी फ्रैंक डॉक के नीचे से निकला और उसे पानी में खींच लिया और फिर पेंचकस का इस्तेमाल करके जैक को मार डाला। जल्द ही फ्रैंक पानी से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद सैच अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ गया। उसे जैक के घर वो सबूत मिल चुके थे जो ये साबित करते हैं कि असली कातिल जैक है। उसने फ्रैंक की स्टेटमेंट ली और गोताखोरों को जैक की लाश निकालने भेजा और साथ ही फ्रैंक को इस केस से क्लीन चिट दे दी। फ्रैंक अब घर गया, बिल्कुल सुकून से बैठा और अपने रेडियो को ठीक करने लगा। उसने टेबल पर सिगरेट का पैकेट देखा, उठाया और कचरे में फेंक दिया। उसने फैसला कर लिया था कि मैं ये कैंसर से तो नहीं मरने वाला, मैं किसी भी हाल में जूलिया और जॉन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने रेडियो चालू किया। कनेक्शन वापस से लगा और फ्रैंक ने कहा कि सब ठीक है बेटा, जैक शेपर्ड मारा गया। लेकिन जॉन ने देखा कि प्रेजेंट में कुछ भी नहीं बदला। माँ तो अब भी फैमिली फोटोज से गायब है। वो फ्रैंक से बातचीत कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसे मुक्का मारा और वो जमीन पर गिर गया। वो कोई और नहीं बल्कि आज के दिन का जैक था। वहीं फ्रैंक के ऊपर भी उस समय के जैक ने हमला कर दिया। उसने फ्रैंक को बेहोश कर दिया और सीधा जूलिया के कमरे में गया उसे मारने के लिए। तभी छोटा जॉन कमरे में आ गया। उसकी आवाज से जैक का ध्यान भटका और जूलिया ने उस पर हमला कर दिया। उसके चेहरे पर नाखून मार दिए। वही निशान तुरंत बूढ़े जैक के चेहरे पर भी आ गए। जैक ने जूलिया को मुक्का मारा, उसे बेहोश कर दिया और फिर छोटे जॉन को उठाकर ले जाने लगा। जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि फ्रैंक बंदूक लिए उसके सामने खड़ा है। जैक ने उसके बेटे जॉन को आगे धकेल दिया और कहा कि बंदूक नीचे रख दे वरना इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। ये सुनकर फ्रैंक मजबूरन बंदूक को नीचे करने लगा। अब जैक के हाथों फ्रैंक, जूलिया और छोटे जॉन की जान खतरे में थी और 30 साल बाद वाले समय में वो जॉन के सर पर बंदूक ताने खड़ा था। जैक जॉन को एक गोली में मिटा देने वाला था। तभी पास्ट में जूलिया ने जैक पर पीछे से हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रैंक ने भी तुरंत बंदूक उठा ली। जैक ने मौका देखकर जूलिया को धक्का दिया और फ्रैंक पर झपटा, लेकिन फ्रैंक ने गोली चला दी जिससे जैक का हाथ उड़ गया और उसी पल आज के समय के जैक का हाथ गायब हो गया, क्योंकि हाथ तो वो 30 साल पहले खो चुका है। इस सब के बाद फ्रैंक, जूलिया और जॉन की जान खतरे से बाहर थी। उस पल के बाद से आज के दिन में सब कुछ बदलने लगा। घर, दीवारें, फोटोज, सब कुछ नया होने लगा, पर खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। आज के समय के जैक के पास अब भी एक बंदूक थी। उसने जॉन पर निशाना लगाया पर किसी ने पहले ही गोली चला दी, जिसके बाद जैक हमेशा के लिए खत्म हो गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक है, जॉन का बाप। आखिरकार फ्रैंक इस समय में भी जिंदा है और साथ ही जूलिया भी। जॉन की गर्लफ्रेंड समैंथा वापस उसकी जिंदगी में आ गई। शुरुआत में एक अजनबी के रूप में, लेकिन बाद में दोनों ने शादी कर ली और उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।